अंबेडकर वाला अस्त्र, महाकुंभ वाला ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत तेज हो गई है। महाकुंभ के जरिए सरकार हिंदुओं में पैठ बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के अभियान के तहत दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की आंखें खोलने का काम करती हुई नजर आएगी। अमित शाह के बयान पर सियासत का निराला खेल खेलेगी, जनता को समझाएगी। वहीं इस बयान पर बीजेपी डिफेंडिंग मोड में है और महाकुंभ वाला ब्रह्मास्त्र निकाल कर बैठी है। इतना ही नहीं, महाकुंभ पर ही अब इस तरीके से सियासत की जा रही है। पिछले 4 दिनों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। पाटन पुल के निर्माण से लेकर बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर उन्होंने इतने हमले कभी नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले 3 दिनों से महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसके पीछे उनकी खास रणनीति बड़ी वजह बताई जा रही है। योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इसे लेकर पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महाकुंभ वाली महासियासत कहां आकर थमती है और महाकुंभ किस तरीके से संचालित होता है। क्या इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है या फिर नहीं। इस महाकुंभ को लेकर महासियासत एक तरफ है, दूसरी तरफ अंबेडकर वाले बयान को लेकर भी सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर रखा जाए। लोकसभा चुनाव में संविधान का नाम लेकर भले ही समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाकर बीजेपी को जरूर बैकफुट पर किया हो, लेकिन इस बार भी वही रणनीति अपनाने की कोशिश की जा रही है। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही कर ली गई है और इसके तहत अब पीडीए वाला अभियान भी समाजवादी पार्टी लेकर आई है, जो कि 25 जनवरी तक चलेगा। 26 जनवरी को एक महाआयोजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। एक खास रणनीति बनाई जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस रणनीति में बीजेपी के लिए क्या कुछ ऐसा होता है जो बीजेपी को बैकफुट पर लेकर आए। तो संविधान के मामले में एक बार फिर से आक्रामक तेवर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। हालांकि इसका असर क्या होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अंबेडकर वाला अस्त्र और महाकुंभ वाला ब्रह्मास्त्र किसके काम आता है? क्या अंबेडकर वाला अस्त्र बीजेपी को एक बार फिर से बैकफुट पर लाकर रखता है या महाकुंभ वाला ब्रह्मास्त्र बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि महाकुंभ को लेकर लगातार धार देती हुई भाजपा पार्टी नजर आ रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर पैठ बनाती हुई योगी सरकार क्या इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने में कामयाब होती है और क्या योगी सरकार हैट्रिक लगाती हुई नजर आती है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो महाकुंभ के आयोजन में मात्र 20 दिन बाकी है। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज जा चुके हैं और निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब ललकार रही है। अंबेडकर वाले बयान को लेकर भाजपा का घेराव कर रही है। इस सब का असर क्या होगा, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, देखना बेहद अहम होगा। आज इसी पर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2025 में महाकुंभ और यूपी में महासियासत जारी है। विपक्षियों ने अमित शाह के बयान को अपना सियासी अस्त्र बना लिया है, तो महाकुंभ के जरिए बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल चुकी है और ऐसे में 27 से पहले घमासान शुरू हो चुका है। यूपी में अंबेडकर और महाकुंभ दोनों पर सियासत हो रही है। संविधान, आस्था जैसे अभियान चल चुके हैं। सत्ताधारी भाजपा महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर रही है। बड़े बड़े लोगों से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक महाकुंभ के महत्व को बता रही है। आस्था से जुड़े इस आयोजन को इतिहास में दर्ज करवाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और सपा अंबेडकर के अपमान और संविधान से खिलवाड़ जैसे मुद्दों को धार देने के लिए गांव-गांव अभियान चलाने में मशगूल है। सपा ने पीडीए चर्चा अभियान यात्रा निकाल दी है, जिसके तहत सपाई 25 जनवरी तक गांव, शहर, कस्बे में जाकर लोगों को संविधान की शपथ दिलाएंगे। अंबेडकर के अपमान पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बड़ा मुद्दा बनाकर
सियासत करने का प्लान बना चुकी है। सपा अपने साइकिल के पैडल को चलाकर भाजपा के कमल को 27 में कुचलने का पूरा प्लान बना चुकी है। जिस महाकुंभ के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है, उसी मुद्दे को सपा कुंद करने में जुट गई है। आलम यह है कि अब खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट करके योगी सरकार के महाकुंभ की पोल खोलने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन, दिनांक 26 दिसंबर 2024। संवाददाता पीडीए पत्रकार समाचार। 22 में से केवल यातायात लायक केवल 9 पाउंटून पुल, बाकी 9 तो 11, मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 प्लाटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए हैं, अर्थात लगभग 40% ही काम हो पाया है। अब जब इस महा आयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा? भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले, यानी अखिलेश सियासी तीर चलाना शुरू कर चुके हैं। 12 साल के बाद होने जा रहे इस महाकुंभ में अब सियासत का तड़का भी लग रहा है। सरकार मेले को भव्य और दिव्य बनाने की रणनीति को लेकर लगातार समीक्षा पर समीक्षा कर रही है। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के इन सभी सवालों को लेकर ऐसा बयान दे डाला जो सपा मुखिया को कांटे की तरह चुभ सकता है। सुनिए जरा। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी शुभ बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है, वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। तो अम्बेडकर वाले बयान और महाकुंभ को लेकर अब विपक्षी पार्टियां बेहद सक्रिय नजर आ रही है और भाजपा पर हमलावर है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। दारा सिंह है, कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे। मुन्ना खान है, नेता है कांग्रेस के। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नवीन शर्मा जी, एक तो अम्बेडकर वाला बयान जो भी दिया अमित शाह ने, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है। नए नए अभियान के तहत सरकार का घेराव भी कर रही है, केंद्र सरकार पर हमला भी बोल रही है। अब दूसरी तरफ बात करें तो महाकुंभ की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसे भी दिखा रही है योगी सरकार को, जिसके लिए लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि 99% जब हम एक सोना खरीदते हैं ना, गोल्ड का कोई सामान खरीदते हैं, तो वो जब 24 कैरेट का बोलता है तो वो भी 99% कुछ पॉइंट करके ही गोल्ड होता है। अब ईश्वर की बनाई हुई धरती पे हम जनमानुस एक ही काम कर सकते हैं, सेवा। और जब सेवा दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, सरकार का पूरा सहयोग होता है, तो वो काम बहुत ही अच्छे और शिद्दत से और समांतर रूप से किया जाता है। कमियां निकालने वालों का काम होता है कमी निकालना, मगर वो कमी निकाल नहीं पाएंगे। अब आपको याद होगा, जैसे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब श्री केशव प्रसाद जी ने एक बात कही कि 2012 में जब सरकार अखिलेश जी की आई और उसके बाद उन्होंने जो कुंभ का कार्यक्रम किया, उसमें हमारे जनमानस को वो सुविधाएं नहीं मिली थी, ना सुविधाएं थी। और आज का और उस दौर का आप माहौल हमारे प्रयागराज कुंभ का देख लीजिए, दार्शनिक स्थल देख लीजिए। हम अगर इतने करोड़ों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपने माँ गंगा के आशीर्वाद को लेने आ रहे हैं, तो हमारी सरकार ने कोई भी कमी न करे, इसलिए सारे प्रबंध बहुत मजबूत किए हैं।
यहाँ तक कि भारत में आप एक चीज देख लीजिए, कुंभ के अंदर हम रोबोटिक तैराकी यानी कि मशीन और रोबोट लाकर मां गंगा के चरणों में रख रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई डूबने के प्रयास नहीं हो तो भी उसको बचाने का प्रक्रिया बहुत तेजी से किया जाए। दूसरी चीज, मेडिकल की सुविधा आज जब वहाँ काम शुरू हो रहा है तो आप ये देखिए कि हमने वहाँ ब्लड बैंक तक की व्यवस्था करा के रखी है, ऑक्सीजन तक हमारे पास वहाँ उपलब्ध है, बेड की सुविधाएं देख ली कितनी बढ़िया है। तो कमी निकालने वालों का काम, वो खुद के काम में तो कमी निकालेंगे नहीं, मगर जो काम अब अच्छा कर रही है सरकार, अरे भाई ये तो धर्म का काम है। अगर हम धर्म के काम को अपने ही लोग, अगर उत्तर प्रदेश के लोग कमी निकालेंगे तो विदेश के लोग तो हंसेंगे ना, दुश्मन देश भी हंसेगा। भाई क्या सोच है, हमें धर्म के काम में सब कुछ थोड़ा बहुत हाथ लग के सबको मदद करना चाहिए। विपक्षी पार्टी क्या किसी भी प्रकार से इस धर्म को नहीं मानती? वो कमी निकालने के बजाय अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से बोले भाई ये आप ये कोई भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ नहीं है, ये सनातन धर्म का, हिंदुत्व धर्म का और हजारों लाखों साधु संतों और दर्शनार्थियों के लोगों का है। तो सबके सहयोग में क्या विपक्ष के पार्टी के लोग गंगा स्नान नहीं करते? क्या विपक्ष के लोगों को? ठीक है, दारा सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता है। दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी पूछ रहे हैं कमी दिखाने से अच्छा है कि सहयोग दे दे, और क्या वो हिंदू धर्म से नहीं बिलोंग करते हैं? जी सभी को नमस्कार। पहले तो देखिए, पहला तो काम श्रुति जी सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं। पहला ये चीज सबको पता है, पर बार बार हिंदू का रक्षा मार रखे तो क्या किया जाए। अब ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि कमियां दिखा रहे हैं, भाई विपक्ष का काम है कमियां दिखाना, सत्ता का काम है कमियां पूरी करना। अगर सत्ता को लगता है कि हमारी बदनामी होती है कमियां दिखाने से, तो भाई उस काम को पूरा कीजिए। भाई महाकुंभ का मेला शुरू होने वाला, शुरू हमको लगता है वहाँ साधु संत सब पहुंच रहे हैं। आपके अभी तक बिजली के तार नहीं बिछ पाए, फैल पाए। दूसरा चीज, अभी ये ऑक्सीजन बनाने क्या क्या बता रहे हैं, जहाँ पर स्नान होना है वहाँ पर अभी गंदगी है, सफाई नहीं हो पा रही है। हमारा साधु संत कैसे उसमें नहाएगा, कैसे बाहर आएगा, कैसे बैरिकेडिंग की गई है, कुछ ऐसा कुछ अभी वहाँ पर नहीं है। आप देख लीजिए भाई, विपक्ष को आप आंखें दिखा। लेकिन दारा सिंह जी, बीजेपी लगातार, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को उनके शासनकाल की याद भी दिलाई है। 2013 में किस तरीके से हुआ था कुंभ? श्रुति जी ये कौन है? मुन्ना खान जी। श्रुति जी ये कौन है? कौन? नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी नाम ले रहे हैं जिनका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा कोई है क्या पद उत्तर प्रदेश में? क्यों, आपको नहीं पता? ऐसे कोई नेता का नाम ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कौन है ये? तो फिर सुन भी नहीं पा रहे होंगे। नहीं, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ। मगर आपसे कोई नेता है ही नहीं है। किया जा रहा, फर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे पद वाले व्यक्ति को कोई, जिसका पहली बार खुद नाम सुन रहे हैं, कौन है ये? ठीक है। दूसरा चीज, जब सारी हाई कमांड दिल्ली में है और दिल्ली जो इशारा करे, तो ठीक है, साल 2013 में आजम खान तो याद होंगे ना, या वो भी याद नहीं आ रहे? नहीं, वो भी कौन है ये बोलिएगा आप? अरे वो लापता है, फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। फिर वही बात। अभी आपने बोला कि आप उप मुख्यमंत्री को नहीं पहचानते, तो मैंने बोला कि आजम खान के बारे में जिक्र कर रहे थे, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, या वो भी याद नहीं है आपको? सिंपल सा सवाल था, आपकी बातों से निकला था, मैंने तो नहीं आपको फोर्स किया है सब बोलने के लिए। हाँ, उनके साथ खड़ी होती, आज वो उनके साथ समाजवादी पार्टी तक नहीं खड़ी है, आप ये क्यों बोलते हैं? इसीलिए अरे भैया, समाजवादी पार्टी वाले जब अपने नेता को नहीं जानते तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सरकार में कैसे जानेंगे केशव जी को? और केशव जी बहुत बड़ी शख्सियत है, ऐसा नहीं है। बेटियां इस उत्तर प्रदेश में रहना ही नहीं चाहती ना, और रखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी वाले जब से बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। सर, बलात्कारी तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं भैया? आप देखिए ना, कन्नौज में कौन थे नवाब सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, जो समाजवादी पार्टी के, इनको भी आप जानते नहीं होंगे। दारा सिंह जी इनको भी नहीं जानते। जब आप बलात्कारियों की बात कर रहे हैं, हम महाकुंभ की चर्चाओं की चर्चा पर हैं। आप महाकुंभ एक पावन पर्व है, पावन आस्था है, उसमें आप बलात्कारियों को माला पहनाने की बात कर रहे हैं। मैनपुरी में रोका, जब आप ऐसा कीजिए, अयोध्या में भी एक समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष पकड़े गए, तो उनको भी आप नहीं जानते होंगे। फिर आप कुछ करना,
आप किसी को जानते ही नहीं साहब, आप किसी को नहीं जानते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के तहर पे हमारे संविधान करता उसको आप गली गली घुमाना चाहते हैं, नगरी लोगों में गलत भावना पैदा करना चाहते हैं। ये है कार्यक्रम आपका। सर विपक्ष में बैठ के अगर नीतियों की बात करते हैं तो नीति भी होनी चाहिए। आपके पास ना नीति है, ना नियत है और ना ही आप काम करने के लिए सही है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दा खुद पास हो रहा है। आप अरे सर हमारे यहाँ पूरी फिल्म बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सुपर हिट फिल्म है, 140 करोड़ जनता की बनी हुई फिल्म है, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, देश चला रहे हैं। आपको भी आपको उनके अंदर में भारत वर्ष देख रहे हैं, सर क्या बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, महाकुंभ वाला मुद्दा आप लोग पता नहीं किन बातों पर चले गए। हमारे साथ मुन्ना खान जी भी मौजूद है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस पार्टी लगातार अम्बेडकर वाले मुद्दे को धार दे रही है, इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी देखने को मिल रहा है। अगर दोनों ही पार्टी एक ही मुद्दे पर हमलावर है तो दोनों एक साथ क्यों नहीं नजर आ रही? लोकसभा चुनाव में दोनों साथ थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी हम साथ हैं। और साथ है तो एक साथ आने में क्या दिक्कत? इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अखिलेश यादव जी, हम दोनों एक साथ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सवाल है इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देश के गृह मंत्री ने कहा, मैं समझता हूँ ये आपत्तिजनक शब्द है। माफी मांग, इसी बयान पर दोनों एक साथ क्यों नजर नहीं आ रही, यही सवाल है। मैं अपनी जवाब पूरा कर दूं। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अगर नैतिक तौर पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा देंगे नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो अब देख गई कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आखिर देश के संविधान के लिए क्या है, क्योंकि संविधान नागपुर से चलता है, ये नागपुर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश के संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं को एक शय मिल गया, संविधान के लिए कुछ छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे सामने कहावत है, जब नया भेद पतवार तो डर का गृह मंत्री ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो क्या बोलते हैं। और इनकी सोच जो लोकसभा चुनाव में इनके कई सांसदों ने कहा, चलिए सवाल तो कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप सवाल से ही बच रहे होंगे। नवीन शर्मा जी, सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का, इस तरीके की बातें यूज कर रहे हैं। इस तरीके का बयान अमित शाह ने दिया, माफी मांगने की अपील विपक्षी पार्टियां कर रही है। देखिए अगर मैं एक बात कहूँ, छोटी सी बात कहूंगा, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। माननीय श्री गृह मंत्री जी की जो जिन बातों पर इतना ये बवाल उछाल मचा रहे हैं, उनके कहने का तर्क नहीं ये लोग समझ पा रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकर साहब का कोई अनादर नहीं किया, तो आप तर्क समझाइए फिर। मैं एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा, अगर अम्बेडकर साहब के अनादर की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में अम्बेडकर साहब को किसने हटाया? वो कांग्रेस सरकार में हटाए गए थे। पुराना कांग्रेस को अगर अपना इतिहास याद हो, दो बार उसको कहीं निचले स्तर पे ले जाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। उस वक्त उनकी सरकारों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? सुनिए, और रही बात आदरणीय गृह मंत्री जी के आप बयान को, इन लोगों ने जिस प्रकार से तोड़ मतोड़ कर उसको बदल कर जो चर्चा की है लोगों के बीच में, उसकी आप गहनता से गृहमंत्री ने बयान दिया, जो उनको सही तरीके से उन्होंने बोला वो ये नहीं बता रहे हैं। इन्होंने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के बना दिया, उसको अपनी धुन में पेश कर रहे हैं, जैसे ही पहले भी करते रहे। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में माननीय अमित शाह जी का एक बयान ऐसा इन्होंने वायरल किया तोड़ मरोड़ कर, कि जो वो कुछ कह भी नहीं रहे थे, इन्होंने ऐसा बनाया कि वो उसमें गलत कह रहे हैं। अरे साहब, आप पक्ष की राजनीति और विपक्ष की राजनीति को दोनों को समांतर रूप से देखिए। जनता के विकास के लिए आपको लोकसभा भेजा जाता है, आप वहाँ बयानों के लिए पूरी लोकसभा खा गए। आप अपने जनप्रतिनिधि होकर भी। चलिए, अम्बेडकर वाला तूफान अब कब तक शांत होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन दारा सिंह जी, क्या इस बार महाकुंभ जाएंगे अखिलेश यादव? अगर न्योता मिलता है तो जाएंगे? उनको राम मंदिर भी मिला तो नहीं है ना अखिलेश जी? हाँ, जब न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे। हाँ। और सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करेगी तो बिल्कुल हम लोग नहीं। सर, राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है दारा सिंह जी, फिर आप गलत कह रहे हैं। सर, वो तो मौजूदा हमारी सरकार है, हमारी सरकार की जन सेवाएं हैं, सरकार काम करेगी। सर तो चले जाएंगे तो जानते क्या कहेंगे कि देखो ये आगे तो भारतीय। तो सर, इसका मतलब ये है दारा सिंह जी कि आपके नेताजी नहीं जा रहे कुंभ में नहाने, है ना? यही तो कहने का मतलब है। नहीं जा रहे दारा सिंह जी, अखिलेश यादव कुंभ स्नान करने?
श्री अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं, आप साफ साफ कहिए। और जब तक जाएंगे नहीं तब तक जायजा कैसे ले पाएंगे कि कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? 2013 से बेहतर है या फिर नहीं? अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उन समस्त विपक्ष पार्टियों को अनुरोध करता हूँ कि आइए माँ गंगा की नगरी में स्नान कीजिए, हो सकता है कुछ ऐसे पाप चलिए ठीक है, आपके दारा सिंह जवाब दूर दीजिए। होए। ठीक है, हाँ। देखिए नवीन शर्मा जी, अभी आपने खुद कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा आदमी हूँ। सुनिए, छोटे मोटे आदमी का मैं निमंत्रण स्वीकार ही नहीं करता हूँ। एक हमारे सर आप लोग तो भेदभाव करते हैं, आपकी नजर में धर्म छोटा बड़ा और छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता होता है। सर अगर छोटा सा सर मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी बात है, रामायण में आप रावण ने हनुमान जी को बहुत छोटा बंदर समझा था, पूरी लंका में आग लगा गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी देश को बनाने का और चुनने का काम करता है। हमारे यहाँ किसी परिवारवाद की सेवा नहीं होती। मैं भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं हूँ, समझ गए? देखिए डरने की जरूरत नहीं क्या है भाई, आप क्यों डरेंगे? आपने कोई गलत काम किया नहीं तो क्यों डर रहे? भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र में और राज्य में सरकार है, कोई गलत काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। अच्छा ठीक है, नवीन शर्मा जी सुन लीजिए दारा सिंह को, रुक जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जब हमने बता दिया कि जब पुलावा आएगा तो हम लोग खुद चले जाएंगे, समझ गए? मैं ये बीच में जो ये धंधा कर रहे हैं या जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैं इनके बुलावे पर नहीं जाएंगे। हम लोग जो पाखंडवाद फैला रहे, मैं इनके, और जो पाखंडवाद फैलाते हैं खुद ही अस्पताल आते हैं, खुद ही आते हैं अस्पताल में। ठीक है। एक है बाबा, वो कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं यह हूँ, उसके बाद जब उसको बीमार होता है तो आता है अस्पताल के अंदर। तो इस पाखंडियों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। शर्मा जी, हमारे देश के अंदर धर्म माना जाता है, हम सारी परंपराओं इससे को क्या मानते हैं? जाएंगे नहीं जाएंगे? कौन बुलावा देगा जो आप जाएंगे? या आप खुद? सबसे बड़ा कन्नौज के अंदर एक इटावा के अंदर मंदिर बन रहा है भोले जी का, ठीक है? और हमारे अखिलेश जी से बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी में भक्त नहीं हो। लेकिन सरकार तो सभी को न्योता दे रही है ना कि आइए महाकुंभ। तो ये सरकार, जनता अगर मानती है अखिलेश यादव खुद को भी आम जनता के तौर पर देखते हैं, तो ये न्योता तो उनको भी चला गया। अब इस न्योता को स्वीकार करते हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, अब तो न्योता दे दिया गया ना, सरकार की तरफ से दिया गया है। मूर्ति जी, पहली बात, सरकार बची कहाँ है कहीं सरकार? मानी के नौकर कहाँ है आप? आंखें खोलिए, देखिए आप नौकर हैं, मधुआ मजदूर हैं, अडानी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए गौ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 27 तक मजबूत रहेगी, 27 से फिर हम 25 तक जाएंगे, ये भी देखिएगा। सड़कें आपने अच्छी बनवा पाई, न नौकरी दे पाए, बड़े बड़े हाईवे आपने नहीं देखे, बड़े बड़े पुल नहीं देखे, आप तो देख ही नहीं रहे सर। यूपी का बजट कितना ज्यादा है। कल लाठियां चला रहे थे, इस पे नौजवानों पर कल लाठियां चली, इस पे चर्चा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पता है अगर नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी को आगे बढ़ने लगेगा का अधिकार नहीं है। कानून का सम्मान करना है, आम जनमानस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारियां सरकार अपनी ईमानदारी से निभा रही है। देशद्रोही का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही, मैं खुल के बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, देशद्रोही वाला काम है। नवीन शर्मा जी आप बता दीजिए, पूरा मेरी जबान घिस गई, पुलवामा हमला में अभी दोषी नहीं पकड़े गए, नहीं पकड़े। हाथरस में बेटी के साथ जो वादा किया गया था, उसको घर बनवा के देंगे, उसके परिवार को नौकरी देंगे, पैसा देंगे, वो नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, पूरी तरह कटिबद्ध है, सब काम करेगी, आप परेशान ना होइए। ठीक, दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी वापस लौटूंगी। मुन्ना खान जी, राहुल गांधी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला, वो जो काम करते हैं उसे असंवैधानिक बताया, और संविधान को लेकर ही कांग्रेस पार्टी हमेशा ही चर्चा में रहती है। सदन में जिस तरीके से धक्का लगाया गया था राहुल गांधी पर, ये तमाम आरोप है, उसको भी असंवैधानिक बताते हुए सीएम योगी नजर आए थे। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति संविधान के लिए लड़ रहा हो, जो व्यक्ति संविधान की बात कर रहा हो, जो व्यक्ति संविधान बचाने के लिए 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की हो, जो व्यक्ति संविधान की बात मजदूर, किसान, मजलूम, व्यापारी, महिला सभी से कर रहा हो, वो व्यक्ति कैसे संविधान की आलोचना कर सकता है, संविधान की अवहेलना कर सकता है? योगी आदित्यनाथ जी बताए कि देश के गृह मंत्री के लिए उनका क्या कहना है, देश के गृह मंत्री के बारे में वो क्या कहेंगे? जो देश के गृह मंत्री 140 करोड़ जनता के चुने हुए देश के गृह मंत्री, आज स्वतंत्रता सेनानी जिसका आजादी में योगदान रहा, जिन्होंने अपने खून पसीने से संविधान लिखा, आज संविधान के बारे में वो क्या कही?
वो मानते हैं हिंदुस्तान के संविधान को या वो मानते हैं नागपुर के संविधान को? चलिए शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मानती भी है संविधान को या नहीं? ये मैं नागपुर की इसी को सम्मानित अरे सर सुन तो लीजिए, अब आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ तो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी है, आज भी कहती है कि भारत के संविधान को हमारी सरकार ना बदल सकती है, ना बदलने का उसका कुछ दुख है, ना बदलने का अधिकार है, क्योंकि 140 करोड़ लोग। चलिए ठीक है, दारा सिंह जी, अब दलित वोट को साधने के लिए संविधान के मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी एक अलग ही चाल चलती हुई नजर आ रही है। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, दलित वोट बैंक छिटक जाएगा? नहीं, श्रुति जी पहले ही बता दिया, कांग्रेस का विचार जो है वो अलग है, उनकी पार्टी का हमारी पार्टी का अलग है। तो राहें भी अलग है दोनों की या एक ही राहें हैं? क्या है नहीं, राय जब हमने कहा विधानसभा चुनाव में दोनों एक आएंगे या उपचुनाव की जैसा ही झलक वहां भी दिखने को मिलेगा? मैंने बताया था जो राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नेतृत्व में फैसला होगा वो आप लोगों के सामने होगा, गुमराह नहीं किया जाएगा। जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा। दूसरा चीज ये बता दीजिए, महाकुंभ को लेकर अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे, क्या इस तरह ये संविधान मेला भी लगवाएंगे? अगर ये कहते हैं कि हम संविधान विरोधी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, हमारे शर्मा जी भी कहते हैं कि हम संविधान विरोधी नहीं है, तो हमें बताइए शर्मा जी, क्या आप संविधान मेला भी लगवाएंगे इस देश के अंदर और इसी तरह का? चलिए नवीन शर्मा जी। देखिए, संविधान पूजने की चीज है और हम लोग संविधान के स्थान को बहुत भगवान की समझ लीजिए स्थान के हिसाब से उसकी पूजा करते हैं और वो जहाँ पर अच्छे से रखे हैं लोक नायक भवन में तो वही ठीक है। दूसरी चीज, संविधान को इस तरह गली गली लेके नहीं समझ नहीं पाए। संविधान को आपने कहा मेला लगवाइए, संविधान का कोई नुमाइश की चीज है, संविधान पढ़ने की चीज है, संविधान के सम्मान करने की चीज है। संविधान आपकी तरह आपकी पीडीए गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी की तरह लाल किताब लेके हाथ में घूमने की चीज नहीं है साहब। हम उसे बहुत सम्मान से उससे पूजा करते हैं, क्योंकि देश के संविधान से देश चलता है। आपकी तरह संविधान खेल और राजनीति का खेल होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो राजनीति का खेल नहीं है। महाराज सुन लीजिए, मैंने मेला का मतलब समझ नहीं पाए। कुंभ में क्या होगा, लोग नहाने नहीं जाते, अपनी दिखाने जाते हैं। बाबा लोग आते हैं, बताते हैं कि हमने इतने साल क्या क्या करते हैं। उसी तरह जब संविधान मेला लगाओगे तो पता है, जैसे आपके गृह मंत्री जी हैं उनको नहीं पता है, आप मेला लगवाओगे तो उसको पता चलेगा ना, लोगों को जागरूक करने का काम होता है संविधान। देखिए अब आपको बताता हूँ, पता चलेगा, अपराध कम होगा, आए लोग बचेंगे। अगर नहीं ये काम कर दोगे तो सबको पता चल जाएगा। चलिए नवीन शर्मा जी, एक और खौफ है समाजवादी पार्टी को कि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख महाकुंभ में जाते हैं, शाही स्नान करते हैं, तो फिर बीजेपी उन पर हमला करने लगेगी, कहेगी कि फिर आगे उसी रास्ते पे, धर्म के रास्ते पर। आपकी स्तुति, स्वागत, अभिनंदन माँ गंगा की धरती। नहीं, ये खौफ है, इसकी वजह से शायद वो ना जा पाए, ये खौफ दूर करिए। सर मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से किसी को खौफ नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की 27-25 करोड़ बोलिए, नहीं परेशान करेंगे, इस वाले मुद्दे को नहीं भुनाएंगे आने वाले चुनाव में। महाकुंभ पे हमारे विपक्षी नेता परिवार के सभी का सम्मानित स्वागत है। आइए, मूलभूत सुविधाओं का दारा सिंह जी, अब तो निश्चिंत होंगे आप, अब कोई नहीं परेशान करेगा, कोई निशाना नहीं साधेगा। अब अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे श्रुति जी सुनिए, आपको पता होगा जब यहाँ पर अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है, अखिलेश जी क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं? आपको पता नहीं, आप बता दीजिए, हमें जो पता होगा फिर आप बोलेगा कि आप तो बोलने लगी बीजेपी की भाषा। आप बताइए क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का पद नीचा हो गया था, क्योंकि सारी मीडिया अखिलेश जी की तरफ होती, सारे कैमरे अखिलेश जी की तरफ, और जो सोचो मुख्यमंत्री जी को पैदल कर दे कैमरा में आने के लिए उत्तर प्रदेश मतलब कैमरे के लिए जाना चाहते थे अखिलेश यादव, समझ गए। इसीलिए मैं यही इसलिए कहता हूँ कि जब हमें भगवान खुद स्वयं बुलाएंगे, हम लोग वहाँ खुद पहुँचेंगे। ठीक है शर्मा जी, और शर्मा जी मुझे लगता है संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, बार बार वो पूछते थे कि क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जाएंगे, कब जाएंगे? भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। कोई तकलीफ? हाँ, देख लीजिए शर्मा जी को कोई तकलीफ हो नहीं तो
मैं श्रुति जी गृह मंत्रियों एक के चीज जरूर कहना बयान चाहूंगा, आएंगे। आप इनके बयान सुनवा सबके, हाँ। और वो किसी एक की नहीं है। अब ये सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला कि वो नहीं, सेवक के रूप में- प्रधानमंत्री मोदी की लाइमलाइट चली जाती, इसलिए वो राम मंदिर नहीं गए। अरे सर, ये मजाक वाली बातें डिबेट करनी अच्छी लग रही है। मजाक माननीय नहीं, प्रधानमंत्री मजाक नहीं, कोई हमारे प्रधान- चलिए, इसकी मतलब अब महाकुंभ में तो जाएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री एक साथ उनके साथ नहीं होंगे, महाकुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी रुक ने जाइए, पहले ही नवीन कहा शर्मा वो जी, माँ- दारा सिंह माँ जी से पूछ गंगा- लेते हैं, कहीं उसके बाद भी कोई और दुविधा ना बता दे। दारा सिंह जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, समय का अभाव है। मैंने आपको श्रुति जी जवाब के साथ बता दिया कि जब मुझे जहां बुलाया जाएगा हमारे माननीय श्री अखिलेश जी खुद चले जाते हैं। चलिए, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जाते हैं नहीं जाते हैं, और ये पीडीए वाला चर्चा अभियान कहां तक पहुंचता है, उसका असर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। दारा सिंह जी, मुन्ना खान जी, नवीन शर्मा जी, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ को लेकर महासियासत जारी है, और महाअभियान, चर्चा अभियान भी पीडीए अब चलाएगी। उसका असर क्या होगा, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, और जनादेश 27 के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा और क्या आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।